तियानजिन 2025 क्या भारत ने बढ़त का एक अवसर खो दिया है? नमस्ते, मैं केशव भट्टड़ आपके लिए भारत और चीन मुलाकात का विश्लेषण लेकर। आप देख रहे हैं जनशक्ति नेटवर्क। आपका स्वागत है। 30 अगस्त 2025 को तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह 2020 के गलवान संघर्ष के बाद तनावग्रस्त वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाली के समझौतों के बाद दोनों नेताओं की पहली बड़ी बैठक थी। 2 अरब 80 लाख से अधिक की संयुक्त आबादी वाले एशिया के 2 सबसे बड़े देशों के लिए यह मुलाकात उम्मीदों से भरी थी। लोग सोच रहे थे कि यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देगी और एशियाई कूटनीति में नया अध्याय शुरू करेगी। हकीकत में क्या हुआ, आइए जानते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों के अनुसार इस मुलाकात के मुख्य नतीजे थे। पहला, शांति की पुष्टि। दोनों नेताओं ने सैनिकों की वापसी और पिछले साल से बनी शांति पर संतुष्टि जताई। यह इसलिए अहम था क्योंकि 5 साल तक भरपूर तनाव रहा। दूसरा, सीमा पर समाधान की बातचीत हुई। भारत ने कहा कि सीमा विवाद का निष्पक्ष, उचित और दोनों के लिए स्वीकार्य समाधान निकाला जाए, यानी विवाद अभी बाकी है लेकिन बातचीत जारी रहेगी। तीसरा नतीजा, विशेष प्रतिनिधियों के बीच संवाद जारी रहेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। चौथा नतीजा, रिश्तों पर व्यापक ध्यान देने की जरूरत पर जोर। शी जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत को मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए, यानी व्यापार, निवेश और वैश्विक मंचों पर सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। पांचवा नतीजा, WMCC यानी भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्यतंत्र के तहत विशेषज्ञ समूह। सीमा निर्धारण के लिए एक तकनीकी समूह बनाया गया, जो छोटा लेकिन जरूरी कदम है। संक्षेप में, यह मुलाकात एक सतर्क शुरुआत थी। कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, तो भारत ने इस मौके को अपने हित में और बड़ा क्यों नहीं बनाया। दिशाहीनता की स्थिति स्पष्ट थी। भारत की रणनीति में दिशाहीनता। गुट निरपेक्षता से अमेरिका की छाया में। पहले भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था, जिसका मकसद था कि वह किसी महाशक्ति के खेल में मोहरा न बने। लेकिन अब यह सिद्धांत कमजोर पड़ता दिख रहा है। पिछले 10 साल में भारत ने अमेरिका के साथ कई सुरक्षा समझौते किए। 2016 में LEMOA, 2018 में COMCASA और 2020 में BECA, जिनसे अमेरिका को भारतीय ठिकानों और डेटा तक सीधी पहुंच मिली। क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में शामिल होना, जिसका लक्ष्य चीन को रोकना है। मालाबार जैसे सैन्य अभ्यासों में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिस्सा लेना। यह अब स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक कमजोर होती महाशक्ति के साथ गठजोड़ है। चीन को संतुलित करने का दावा भारत को पश्चिमी भू राजनीति का केंद्रीय मोहरा बना रहा है, जिससे उसकी संप्रभुता और विकास की प्राथमिकताएं खतरे में है। सरकार भले ही चीन के खिलाफ सख्त बातें करे, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2024 में भारत चीन व्यापार 135 अरब डॉलर तक पहुंचा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों के कच्चे माल और सौर उपकरणों के लिए चीन पर निर्भर है। डीकपलिंग की बातों के बावजूद भारतीय कंपनियां चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी है। वहीं 2025 में भारत का रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए है, जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है और ग्रामीण भारत संकट में है। असली फायदा पश्चिमी हथियार कंपनियों और भारतीय धनी वर्ग को हो रहा है।
आम लोगों को नहीं। शी जिनपिंग का तियानजिन में दिया संदेश चीन की नीति को दर्शाता है। टकराव के बजाय आर्थिक विकास को चुनना। पश्चिम के जीरो सम मॉडल के उलट चीन कनेक्टिविटी और आपसी लाभ पर ध्यान देता है। बेल्ट एंड रोड पहल से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा बन रहा है। AIIB और BRICS, ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक, IMF और विश्व बैंक की सख्त शर्तों का विकल्प है। SCO और ब्रिक्स प्लस के जरिए चीन पश्चिमी वर्चस्व से मुक्त क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। शी जिनपिंग का कहना है कि विकास को टकराव से ऊपर रखना चाहिए। यह भारत की विकास की चाहत के साथ मेल खाता है। ब्रिक्स में भारत और चीन मिलकर एक नई आर्थिक व्यवस्था बना सकते हैं जो प्रतिद्वंदिता के बजाय सहयोग और आपसी समृद्धि पर टिकी हो। बेल्ट एंड रोड, AIIB और ब्रिक्स बैंक पश्चिमी वर्चस्व से मुक्त प्रगति के रास्ते खोलते हैं। अगर भारत और चीन साझेदारी करें तो वे न केवल अपने विकास को गति दे सकते हैं बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी ऊपर उठा सकते हैं। तियानजिन ने दिखाया कि क्या संभव है, लेकिन संभावनाएं नीति नहीं बनती। भारत के सामने दो रास्ते हैं। पहला, सैन्यकरण और अमेरिका के साथ गठजोड़ को बढ़ाना जिससे चीन के साथ प्रतिद्वंदिता बनी रहे। दूसरा, एक स्वतंत्र एशियाई नीति अपनाना, चीन के साथ बराबरी से जुड़ना और टकराव के बजाय क्षेत्रीय एकीकरण पर जोर देना। पहला रास्ता निर्भरता और संकट की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता साझेदारी, तकनीक साझा करने और वैश्विक मोल भाव की ताकत बढ़ाता है। बाजारों पर अंधविश्वास के बजाय सरकारी नीतियों से उद्योग को बढ़ावा देना, निजीकरण के बजाय बुनियादी ढांचे में निवेश करना, कॉरपोरेट्स को लाभ देने के बजाय सामाजिक कल्याण को विकास का आधार बनाना। तियानजिन एक बड़ा मोड़ हो सकता था, लेकिन यह सिर्फ एक फोटो ऑप्शन बनकर रह गया। भारत की असुरक्षाएं और उच्च वर्ग की महत्वाकांक्षाएं इसे सीमित कर रही हैं। असली दुख यह नहीं कि भारत और चीन में मतभेद है, बल्कि यह कि भारत पश्चिमी वर्चस्व से मुक्त एशियाई भविष्य की कल्पना नहीं कर पा रहा। सवाल यह है, क्या हम किसी और के खेल में मोहरा बनना चाहते हैं या एक बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने में साझेदार? इतिहास संकोच को माफ़ नहीं करेगा। संप्रभुता का रास्ता वाशिंगटन से नहीं बल्कि नई दिल्ली के बीजिंग के साथ साहसिक साझेदारी से शुरू होता है। यह थी तियानजिन 2025 पर हमारी खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे। नमस्ते। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.